नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं, ये जो इंडिया गठबंधन है, आखिर इसकी पॉलिटिक्स क्या है? इंडिया गठबंधन क्या करने का प्रयास कर रहा है और किस प्रकार से ये कोशिश कर रहा है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी का अच्छा मुकाबला ही केवल न कर सके बल्कि उसको हरा सके। कुछ रणनीतिक जो अभी पहल हुई हैं, उनकी तरफ हम लोग विचार करते हैं। पहला ऐसा मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो आखिरी ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर थी और जहां पे टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच में संघर्ष था। आपको पता ही है कि 2004-2009 में एनडीए गवर्नमेंट के हारने का कारण और यूपीए के जीतने का मुख्य कारण आंध्र प्रदेश था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर ने जिस प्रकार को कांग्रेस को प्रचंड जीत दिलाई थी, उसकी वजह से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन वाईएसआर की दुखद मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने जब उत्तराधिकार संभाला और कांग्रेस उनको नहीं संभाल पाई, उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस बनाई और वाईएसआर कांग्रेस वहां पे सत्ता नशी हुई। टीडीपी से उनका संघर्ष था और कांग्रेस बहुत पीछे थे। लेकिन अभी आपने देखा कि वाईएसआर की पुत्री, जिन्होंने तेलंगाना चुनाव के पहले तो नहीं कांग्रेस ज्वाइन की, बल्कि तेलंगाना चुनाव के परिणाम के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और इस पे ही बात नहीं रुकती है, बल्कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी उनको कांग्रेस ने घोषित कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब आंध्र प्रदेश की लड़ाई जो है वो वाईएसआर की लिगेसी पे होगी। और अगर बहन कांग्रेस की अध्यक्ष होगी आंध्र प्रदेश की और भाई वाईएसआर कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, तो इससे यह भी इंडिकेशन मिलता है कि थोड़े दिनों के बाद शायद वाईएसआर कांग्रेस अपने को कांग्रेस में विलीन कर दे। इसे महसूस होता है कि साउथ इंडिया का आखिरी द्वार जो दरवाजा है वो इंडिया गठबंधन ने एनडीए के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि ये बहुत बात की गुंजाइश थी। अगर टीडीपी को कुछ सीटें मिल जाती या वाईएसआर कांग्रेस को सीटें मिल जाती और वाईएसआर कांग्रेस अगर ऐसी पोजीशन में होते कि वो एनडीए की सरकार बचा पाते, तो वो एनडीए का और मोदी जी का समर्थन कर देते। लेकिन आज की परिस्थिति में जब ये संघर्ष सीधा होगा और ये मैसेज क्योंकि तेलंगाना से चला गया है कि बीआरएस ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश की थी एनडीए की सत्ता का समर्थन करने की, और जैसे वाईएसआर कांग्रेस ने भी की है, तो जो एंटी बीजेपी वोट है उसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर जाए, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस का भी इस मामले में जो मुद्दा है वो थोड़ा सा संदिग्ध है और टीडीपी का भी संदिग्ध है। तो कांग्रेस इसका फायदा उठा सकती है और काफी सीटें जीत सकती है आंध्र प्रदेश में। जैसे तेलंगाना में जो तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस थी, उन्होंने एक प्रकार से तेलंगाना को जीत ही नहीं लिया बल्कि अच्छी मार्जिन से जीत लिया। दूसरा हम देखते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने जैसे घोषणा की है कि वो एक प्रकार के शांति मार्च निकालेंगी पूरे प्रदेश के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है एक प्रकार का इंडिकेशन है कि हर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर लालू यादव, नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस इस प्रकार का शांति मार्च निकालेंगे, जिस तरफ एक धारा होगी और दूसरी धारा होगी जो कि बात करेगी शांति की, पीस की। और तीसरी तरफ से जो मुझे लगता है कांग्रेस की जो रणनीति है, राहुल गांधी जिस प्रकार से न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और मणिपुर में और नागालैंड में उनको रिसेप्शन मिला है, उससे लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट एक तरह से भारतीय जनता पार्टी मय हो गया था, अब राहुल गांधी ने वहां जाके वहां की जनता को यह आश्वासन देने का प्रयास किया है कि कांग्रेस उनके साथ है, कांग्रेस हर सेगमेंट के साथ है, हर वर्ग के साथ है और शांति स्थापना करना ही कांग्रेस का उद्देश्य है। और जब ये यात्रा निकलेगी आसाम से, जहां आसाम से बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें मिली थी और जिस प्रकार से बदरुद्दीन अजमल ने वहां पे पिछली बार उनकी वजह से कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटें हारी थी, क्योंकि इस बार गठबंधन कांग्रेस ने तोड़ दिया है, तो ये भी चस्पा नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस अल्पसंख्यक समर्थित या मुस्लिम परस्त पार्टी है। और इस बार की जो लड़ाई होगी वो हिंदुओं की कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगी, और बदरुद्दीन अजमल के जो अपने
क्षेत्र है उसमें चुनाव वो अकेले लड़ेंगे और 2-3 सीटें वो जीत भी जाएंगे। बिहार की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है चुनाव के पहले बहन मायावती जी अपना निर्णय बदलेंगी, या तो वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगी या इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि वो इतनी बुद्धिमान नेत्री हैं, उन्हें पता है कि अगर वो तीसरे फोर्स की तरफ इंडिपेंडेंट लड़ने का प्रयास करेंगी तो उनका राजनीतिक भविष्य और बीएसपी का राजनीतिक भविष्य नहीं बल्कि उनके भतीजे आकाश जी का भी राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा हम लोगों को लगता था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कैसे समन्वयन होगा, उसका इंडिकेशन मिल गया है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने वहां की नगर पालिका में अपना नगर महापालिका के अंदर अपना समन्वयन बिठाया है और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनाए हैं। पंजाब के अंदर फ्रेंडली फाइट की बात की है, क्योंकि वहां पे अगर फ्रेंडली फाइट होती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही वहां मुख्य दल हैं, तो वहां पे बीजेपी को अपने पैर जमाने का मौका नहीं मिलेगा। और जैसे सूचना मिल रही है, अकाली दल भी बीजेपी के बजाय वामपंथी दलों से समझौता करने के लिए तैयार है, क्योंकि पंजाब के अंदर वामपंथी दलों की भी अच्छी खासी पैठ है। तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, कांग्रेस, और जिस प्रकार से नागपुर से कांग्रेस ने अपना पहला कदम बढ़ाया है, उससे मुझे लगता है कि एक रणनीति, एक चतुरता का पहल की है इंडिया गठबंधन ने कि अपने अपने क्षेत्रों में काम करो, वहां पे जो न्याय के लिए और वहां पे शांति के लिए यात्राएं निकालो, जनता को मैसेज दो कि देश को शांति की आवश्यकता है, देश को मोहब्बत की आवश्यकता है, और बहुत ज्यादा आपसी द्वेष और परस्पर वैमनस्यता समाज के लिए, देश के लिए भी हानिकारक है। और जो सबसे बड़ा कोण मुझे लगता है जो उभर कर सामने आया है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, पहले किसानों का नंबर आया, फिर उसके बाद जो चालक थे, वाहन चालक थे, उनका नंबर आया, उसके बाद अग्निवीरों का नंबर आया, उसके बाद बच्चों को जिनको नौकरियां नहीं मिली उनका नंबर आया। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं पिछले 10 दिन के अंदर घटी हैं कि हमारे जो सनातन धर्म के मुख्य आधार हैं शंकराचार्य, उनको राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण नहीं मिला, जबकि कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री और बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियों को वहां पे इनविटेशन मिला है, जो मुझे नहीं पता कितनी सनातनी परंपराओं का निर्वहन करती हैं और क्या शराब और मांसाहार का सेवन करती हैं। लेकिन शंकराचार्य जो वास्तविकता में सनातन धर्म के प्रतीक हैं, जो दिन में कभी भिक्षा मांग के खाते हैं, उनको आप देखते हैं, उनका जीवन केवल सारे दिन शास्त्रों वेदों के अध्ययन के लिए और उसमें आपसी विचार विमर्श में निकलता है। तो जिस प्रकार से सनातन धर्म के मानने वाले, असली रूप में मानने वाले शंकराचार्य भक्तों और शंकराचार्य के खिलाफ आग उगलने वालों के बीच में एक संघर्ष पैदा हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसने आंख मूंद कर बीजेपी का सपोर्ट किया है, वो इस बार थोड़ा परेशान है। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि अगर शास्त्र सम्मत 22 तारीख का कार्यक्रम नहीं है तो इसको पूरा कराने की क्या इतनी जल्दी है। रामनवमी के दिन जबकि भगवान खुद प्रकट हुए थे, उस दिन अगर ये कार्यक्रम होता, और प्राण प्रतिष्ठा तो खैर तभी हो सकती है जब मंदिर पूर्ण हो जाए, जब भगवान का पूरा शरीर बन जाए और वहां पे पूरे कलश स्थापित हो जाएं, उसका स्तंभ बन जाए और सारा मंदिर का निर्माण हो जाए, और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती। और आप जानते ही हैं कि 1950 में भगवान वहां खुद प्रकट हुए थे, तो जो स्वयंभू भगवान वहां ऑलरेडी प्रकट हो चुके हैं और मौजूद हैं, तो किसी नई मानव निर्मित मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करना क्या कितना उचित है। तो मुझे ऐसा लगता है जो पूरी विवेचना है उसके अनुसार जो साउथ इंडिया का आखिरी दरवाजा है वो एक तरह से बीजेपी के लिए बंद हो गया है, क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा सीटें कर्नाटका से मिली थी, 4 सीटें तेलंगाना से भी मिली थी बीजेपी को, करीब 30 सीटें 2 स्टेट से मिली थी। जिस प्रकार से डीके शिव कुमार सीधा रमैया और अब खड़गे साहब के कांग्रेस अध्यक्ष बनने और इंडिया गठबंधन के चेयरमैन बनने से जो कर्नाटका को इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला है, और तेलंगाना में जहां पे 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 4 सीटें बीजेपी को मिली थी, और बीआरएस को बहुत ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन बीआरएस जिस आज स्थिति में है और जिस प्रकार से बीआरएस छोड़कर लोग कांग्रेस के अंदर जा रहे हैं, बल्कि बीजेपी छोड़कर भी जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है
कि 30 सीटों में से बहुत बड़ी संख्या कांग्रेस को मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ में वैसे भी केवल 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अगर उसमें बहुत ज्यादा घटोतरी भी हो जाए तो बहुत ज्यादा घटोतरी होने की संभावना नहीं है। बिहार के अंदर समझौता हो चुका है। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता दीदी ने जैसे कार्यक्रम शुरू किया है, उड़ीसा में जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं और जिस प्रकार से अपना जो दुख है उसको प्रकट कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी की कितनी महत्ता है, और शंकराचार्य जो जगन्नाथपुरी की शंकराचार्य हैं बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही ज्ञानी और शास्त्रों के मर्मज्ञ शंकराचार्य हैं। उनकी बात, और वहां पे उड़ीसा के अंदर बहुत बड़ी तादाद में शंकराचार्य की मान्यता है, उनको लोग पूजा करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। तो ये एक ऐसा तार छेड़ दिया है, मुझे लगता है बीजेपी ने प्रतिष्ठा के नाम पर, जहां पे वीएचपी और आरएसएस के लोगों को प्रमुख स्थान दिया जा रहा है और उन शंकराचार्यों को स्थान नहीं दिया जा रहा जो कि इस केस में प्रतिवादी थे, जिन्होंने गवाही दी थी और जिनके गवाही के आधार पर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि ये स्थान जो है राम जन्मभूमि का है और राम जी का यहीं जन्म हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से जनमानस के अंदर एक चेतना ये जागृत हुई है, ये जो 22 तारीख का कार्यक्रम है, ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये शास्त्र सम्मत कार्यक्रम नहीं है, ये केवल राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक छवि को सुधारने के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। तो जनता के बीच में जो ये संदेश जा रहा है, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक मुझे लगता है होगा। और एक बात ये कि आज के तारीख में पूरा समाज 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग ऐसा है जो कि बीजेपी का कट्टर समर्थक है, और दूसरा भाग ऐसा है जो किसी भी स्थिति में बीजेपी को नहीं जीतने देना चाहता। तो इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, मेरे विचार से ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि इंडिया गठबंधन कितने समन्वयन से, किस भी आपने सद्भाव से अगर काम करेगा, और वोटों का बंटवारा अगर नहीं होगा, क्योंकि अगर बड़े बड़े दल आपस में लड़ेंगे तब तो वोटों का बंटवारा होगा, लेकिन अगर कोई तीसरा फंड बनाने की कोशिश करेगा, या तो मुझे लगता है जनता उसका साथ नहीं देगी, कि जनता या तो मोदी जी के साथ है या जनता मोदी जी के विरोध में है। तो कितना समन्वयन होता है, और जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे, शरद पवार महाराष्ट्र के अंदर, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर की बिटिया को वहां पे आंध्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना के शुरुआत की गई है, ममता दीदी ने वहां पे अपनी यात्रा निकालनी शुरू की है। अगर ऐसी ही यात्रा बिहार और उत्तर प्रदेश में निकलेगी, क्योंकि अंतिम लड़ाई जो होगी वो उत्तर प्रदेश में होगी। बिहार के रिजल्ट लोगों को पता है क्या आएंगे, महाराष्ट्र में क्या आएंगे पता है, पंजाब में क्या आएंगे, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समन्वयन हुआ है। 7 में से 7 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार 2-3 सीटें मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में 10 की 10 सीट जीती थी। आज की तारीख में जो हरियाणा की स्थिति है उसमें भी 3-4 सीटें कम होने की संभावना है। तो असली लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश में होगी। और अब देखते हैं कि बहन मायावती जी अपने राजनीतिक भविष्य को किस प्रकार से सुधारती हैं, या तो एनडीए के साथ सीधे चली जाती हैं या इंडिया गठबंधन के साथ चली जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है जो रणनीति और रणनीतिक कुशलता दिखाई है, और राहुल गांधी की न्याय यात्रा की वजह से जो मेन फोकस है उनकी तरफ से हट गया है, जो बीजेपी का जो उनके मुख्य टारगेट हुआ करते थे, आज जो मुख्य टारगेट हैं वो बिहार के अंदर नीतीश और लालू हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर ममता दीदी हैं, और महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और शरद पवार हैं, तेलंगाना के अंदर हैं, और इसी प्रकार से कर्नाटका, हर प्रदेश में जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो लोहा ले रहे हैं। राहुल गांधी केवल लोगों को जोड़ने का और लोगों के अंदर ये चेतना जागृत करने का कि समाज में समन्वयन और प्रेम देश की स्थिरता के लिए, भारत की अखंडता के लिए, एकता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रणनीति कूटनीति जो इंडिया गठबंधन ने बनाई है आपसी समन्वयन से, वो सही दिशा में है। बाकी देखते हैं अगले 3 महीने किस प्रकार लोग अपनी चालें चलते हैं और राजनीतिक भविष्य क्या होगा, 2024 में किस प्रकार का परिणाम मिलने की संभावना है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।